प्यारे बच्चों, हम लोग फ्रांस के इस क्रांति के नए सेशन में फिर से एक बार हाजिर हैं। पिछले क्लास में जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रांस में घटित घटनाओं का क्या यूरोप पर एक व्यापक असर पड़ा था, आज हम लोग इस रिवॉल्यूशन के अंदर और भी डीपली जाएंगे और देखेंगे कि ये अपने आप में अनूठी क्रांति किस प्रकार से है। तो चलिए इस सेशन को आज स्टार्ट करते हैं। इसके जितने भी रोचक पहलू है इस पर हम लोग आज प्रकाश डालेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं इसमें ज़रा सा कि उस समय की पृष्ठभूमि किस प्रकार थी यूरोप की। अगर पृष्ठभूमि की बात की जाए तो पूरा का पूरा विश्व जो था वो दो ग्रुपों में बटा हुआ था। एक एशियाई कंट्री के ग्रुप में और दूसरा ग्रुप का नाम था यूरोपीय कंट्री। तो जितने भी एशियाई कंट्री थे इनका एक अलग रहन सहन, इनका एक अलग लाइफ स्टाइल था। वही यूरोपियन कंट्री का भी एक अलग रहने का तरीका था, लेकिन दोनों में एक सिमिलरिटी थी जो कि इन्हें बार बार परेशान करते हुए आ रही थी। कई सालों से ये चलती हुई प्रथा इन देशों के लोगों के जनमानस पर एक बड़ा ही कुठाराघात कर रहा था, और यह प्रथा थी मोनार्की सिस्टम। पूरा का पूरा वर्ल्ड जो था एक तरह से, खास करके यूरोप और एशिया जैसे जायंट कॉन्टिनेंट जो है इससे परेशान थे। यहाँ के देश सब काफ़ी परेशान चल रहे थे। यहाँ मोनार्की अपने एब्सोल्यूट फॉर्म में था। एब्सोल्यूट शब्द से आप परिचित है पहले भी। एब्सोल्यूट शब्द जब भी हम लिखते हैं इसका मतलब होता है बिल्कुल निरंकुश होना, मतलब इस पर कोई भी लगाम नहीं लगा पाएगा, बेलगाम है। अगर एक घोड़े को लगाम नहीं लगाया जाए तो वो जिधर मन उधर चलेगा और उसे कोई रोकने में समर्थ नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से मोनार्की सिस्टम भी हमारे पूरे विश्व को इसी परेशानी में जकड़े हुए था। सारे राजाओं की एक मोनोपॉलिसी बन चुकी थी कि वो एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। किंग वर्सेस किंग लड़ाई होगी, सभी एक दूसरे से लड़ेंगे झगड़ेंगे अपने इम्पेरियलिज्म के कारण से। ये साम्राज्यवाद की एक नीति थी। साम्राज्यवाद जरा सा ये नया शब्द है आपके लिए, और ये शब्द आपको आगे चलकर सभी जगह पढ़ना भी है। ये एक ऐसा शब्द है जिसके कारण भारत जैसे देश गुलाम बने। यूरोप में ने जब अपने रेजिनेंस किया, यानी पुनर्जागरण किया उन्होंने, तो सबसे बड़ा काम उन्होंने यही किया था, साम्राज्यवाद। उनके अंदर एक ग्रीड की भावना है कि किस तरह से हम अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे, और यही क्षेत्र विस्तार भारतीय लोगों के लिए भारी पड़ गया, साथ ही साथ अन्य देशों के लिए भी भारी पड़ा था। तो किंग की पॉलिसी थी कि एक राजा दूसरे से अगर ताकतवर दिखना चाह रहा है तो उसके लिए उसकी साम्राज्य की क्या स्थिति है वो देखना ज़रूरी था। सारे दुनिया भर के राजा लड़े हैं, एक दूसरे से खून के प्यासे थे। तो हम बातें कर रहे थे इम्पेरियलिज्म के बारे में, साम्राज्यवाद की विस्तार की नीति के बारे में। यही वो कारण है जिसके कारण कई देशों को इंग्लैंड का गुलाम बनना पड़ा था, और हम भी गुलामी के जंजीरों से अच्छे से जकड़ पाए थे। इसी चीज़ के कारण सभी यूरोपीय देशों की यह लालसा रही है कि इम्पेरियलिज्म को कितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। चलिए ये बात करेंगे हम लोग जब इंडियन रिवॉल्यूशन में आएंगे, तब इस पर बातें होंगी और भी। तो देखिए, सिर्फ ये यूरोप में नहीं चल रहा है। यूरोप में क्या स्थिति थी ये देख लीजिए। यूरोप में 30 साल से चल रहा था वार। ये इटली फ्रांस, दो देशों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। दुनिया के दो प्रसिद्ध देश हैं और दोनों के बीच में क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। अभी फ्रांस ऐसे भी प्रसिद्ध है, अभी आप जान लीजिए आने वाला जो ओलंपिक गेम है ये फ्रांस में ही होने वाला है। 2024 का ओलंपिक जो होने वाला है ये फ्रांस के पेरिस में होने वाला है, ठीक है। और ओलंपिक गेम क्यों फेमस है ये तो आपको पता ही होगा। संसार का, यानी कहा जाए पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेम का अगर कोई कंपटीशन होता है तो वो ओलंपिक है। तो आगे चलते हैं। इसमें इटली और फ्रांस के बीच का ये 30 साल का वार चल रहा है यहाँ पे यूरोप में। और देखते हैं अफ्रीका में, तो अफ्रीका में भी कांगो वार चल रहा है। ये उस समय की बातें हैं जब 1600 से 1700 के बीच का टाइमलाइन का ये बात हमें आपको बता रहे हैं। अभी यूरोप इटली और फ्रांस के वार से जहाँ जूझ रहा था, अफ्रीका कांगो वार से जूझ रहा था। अफ्रीका के जो जितने भी गरीब देश थे, पुअर कंट्री थे,
ये इस युद्ध में पड़े हुए थे। अभी भी अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जो कि सबसे गरीब महादेश माना जाता है। संसाधन होने के बावजूद अगर गरीबी है तो आप समझ सकते हैं कि संसाधन का उपयोग सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट जो संसाधन से भरपूर है, यहाँ कमी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शिक्षा की कमी, यहाँ पर रोज़गार की कमी, यहाँ बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ यह बताता है कि सिर्फ संसाधन का होना कोई बड़ी बात नहीं है, उसका उपयोग करने का तरीका भी आना चाहिए। वहीं दूसरी ओर हमारे एशिया के कुछ देश, जैसे कि अभी आपने सुना होगा नाम सिंगापुर वगैरह का, संसाधनों की कमी होते हुए भी अभी अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप कर रहा है, जिसकी अपेक्षा अभी हमारे जैसे बड़े बड़े देश भी उसके सामने फीके पड़ रहे हैं। तो ये एक वार था जो कि इस अफ्रीका को बड़ी परेशानी में डाले हुए था उस समय में। और देखते हैं एशिया में भी, खास करके इंडिया में, तो इंडिया में चल रहा था मराठा मुग़ल वार। दोनों अपने अपने प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे थे। एक और जहां मुग़ल अपनी ताकत का जोरदार रूप से पुरजोर रूप से प्रदर्शन कर रहा था कि हम दिल्ली सल्तनत के असली मालिक हैं, पूरे भारत के मालिक हम हैं और हमारा राज जो है ये सदियों से चलता आ रहा है और हमें रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, इस्लामिक पद्धति पर आधारित ये शासक सब किसी भी चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे। बर्बरता का पर्याय माना जाता है इनके कई शासकों को। और वहीं दूसरी ओर कौन थे? मराठे, जो कि शिवाजी वाले जो जितने भी ग्रुप के लोग थे, शिवाजी, वीर शिवाजी का आपने नाम सुना होगा, तो उनके ग्रुप के लोग भी झुकने को तैयार ही नहीं थे। उनका भी कहना था कि ये हमारा देश है और हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। तो एक ज़बरदस्त वार चल रहा था मराठा और मुग़ल के बीच में, भारत में भी उस समय में। और चलते हैं चाइना में, ज़रा सा देखते हैं। ठीक है, तो चाइना में क्या चल रहा था? मिंग जिंग वार चल रहा था। मिंग जिंग वार चल रहा था। ये भी दो भाइयों के बीच शासन पद्धति को लेकर वार चल रहा था। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है ये क्या है? परेशान है। किस चीज़ से? युद्ध लड़ने से। और युद्ध कभी भी शांति का प्रतीक कभी रहा ही नहीं है। इतिहास का ऐसा कोई भी युद्ध नहीं है जिसमें कि व्यक्तियों को हानि ना हुई हो। लाभ सिर्फ राजा को मिलता है, सज़ा उसके प्रजा भुगतते हैं। आपको याद होगा कि आपके दो वर्ल्ड वार जो हुए हैं 1914 से 1918 के, ठीक है, और 1939 से 1945 के, ये दोनों वर्ल्ड वार कहने को तो वर्ल्ड वार हैं, ठीक है, विश्व युद्ध हैं, ठीक है, विश्व के देशों की युद्ध है, लेकिन परेशान इसमें हमेशा जनता हुए हैं। आज भी पूछिए जाकर नागासाकी और हिरोशिमा के व्यक्तियों से कितनी त्रासदी झेल रहे वो लोग, कितने ज़्यादा परेशानियां झेले हैं उन्होंने। ठीक है, तो हमेशा युद्ध जनता को परेशान किया है, लोगों को परेशान किया है। तो पूरा का पूरा वर्ल्ड इस चीज़ से परेशान है और सबसे ज़्यादा दिक्कतें आएंगी किन के लिए? लोगों के लिए दिक्कतें आएंगी। इन सब में एक बात कॉमन है कि ये सब के सब किस चीज़ को हटाना चाह रहे हैं? तो ये सब राजाओं को हटाकर कुछ और लाना चाह रहे हैं। देखते क्या क्या लाना चाह रही है। ठीक है, तब बात आती है कि इन सब युद्धों के बीच में आम आदमी का क्या, आम आदमी किस तरह से सोच रहा है। तो देखिए आम आदमी के साथ क्या दिक्कतें थी। तो जो भी पीपल थे, ठीक है, उसके लिए क्या धारणा बना दी गई थी उस समय में कि राजा जो है वो क्या है? भगवान है। ठीक है, उस समय 1600 से 1700 के बीच की बातें कर रहे हैं। मुग़ल शासक का तो इतना ख़राब हाल था कि अगर मुग़ल शासक को आप झुककर सलाम नहीं करेंगे, ठीक है, सिजदा नहीं करेंगे, पाबोस नहीं करेंगे, तो उनके लिए अपराध माना जाता था। माना जाता था कि ये राजा का अपमान कर रहा है, इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। ठीक है, इतिहास में से कई राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी विरोध के कारण बड़े ही सख्त फैसले लिए हैं। ठीक है, तो ये किंग को क्या माना जाता था उस समय में? गॉड। और ये कहने वाले कौन थे? तो ये कहने वाले थे धर्म के जो प्रचारक सब थे, धर्म के प्रचारक। उनका मानना था कि राजा क्या है? गॉड है। देखिए प्रचार करने वाला, तो इससे इसको क्या फ़ायदा होगा? तो इसको भी राजा क्या करेगा? अपने ग्रुप में जोड़ लेगा। ठीक है, और ये सब मिलकर बन जाएंगे क्या? एब्सोल्यूटिस्ट। ठीक है, ये सब निरंकुशवाद प्रथा को जन्म देंगे। निरंकुशवाद प्रथा। ठीक है, यानी कि हम लोगों पर कोई लगाम नहीं लगा सकेगा। हम लोग जो हैं वो हैं, हमारे ऊपर किसी का नियम नहीं चलेगा, बाकी सब हमारे नीचे रहेंगे। यही था एब्सोल्यूटिस्ट। तो पूरे वर्ल्ड में इसी ग्रुप का बोलबाला था। ये बताते थे, धर्म के प्रचारक पुजारी वगैरह जो थे वो बताते थे कि भगवान है
किंग ये खुद भी जाकर राजा के सामने ऐसे ही बोलते थे कि आप तो हमारे माई बाप हैं, आप हमारे भगवान हैं। अब जब लोग देखता था ऐसे बोलते हुए उनको, तो लोग भी ऐसा करना शुरू कर देता था। तो इतिहास में यही स्थिति रही है लोगों की। देखिए और भी बातें भी और सामने आने वाली है। यहाँ तक कि इन धर्म प्रचारकों ने पूरा का पूरा समाज फ्रांस का 2 भागों में बांट दिया था। खास करके फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप के 3 भागों में बांट दिया था। देखिए कौन कौन सा है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, एक बार फिर से देख लेंगे इसको। सबसे ऊपर होता था एब्सोल्यूटिस्ट वाले जितने भी थे, यानी कि किंग और वीवीआईपी, सब जितने भी राजा के चमचे थे, जितने भी राजा के प्यारे व्यक्ति थे। आने वाले दिनों में देखेंगे फ्रांस की क्रांति में मैरी एंटोलिया के बारे में देखेंगे। एक ऐसी राजकुमारी जो बिल्कुल अद्भुत थी। वो अपने बालों पर जहाज बनवाती थी, बालों पर डिजाइनिंग करवाती, उस पर खर्चा करती थी, और हर दिन उसका अलग अलग कपड़ा आता था खरीदा कर, तब वो पहनती थी। ठीक है, उसके ड्रॉल में 30 दिनों के लिए 30 नए कपड़े रखे रहते थे। एक दिन में एक कपड़ा पहनना, अगले दिन उसको नहीं पहनना, वो फिर बिक जाएगा या दान हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसमें कि रानी की जो थे उस सुंदरता के कारण राजा खूब उसको पसंद करते थे, और रानी के बहुत सारे चमचे थे जो कि इसके खूब सारे फ़ायदे उठाते थे। तो ऐसे लोगों को चमचा ही कहा जाए। तो जितने भी राजा थे उसके साथ में वीवीआईपी लोग सब थे। ये फर्स्ट ग्रुप में थे, पहले वाले ग्रुप में। सेकेंड ग्रुप में देख लीजिए, अच्छा इसी ग्रुप में प्राइस्ट भी थे, पुजारी सब भी इसी में था। पुजारी बड़ा ही चतुर होता है। ठीक है, चाहे ईसाई धर्म का पुजारी हो, चाहे हिंदू धर्म का ब्राह्मण हो, देखिए दिमाग लगा के वो क्या करते रहेगा, अपने जजमानों को बोलता रहेगा कि जजमान आपका शुक्र भारी है, आपका मंगल भारी है। उसके पास ज़्यादा कोई और चीज़ नहीं होंगे, लेकिन एक चीज़ उसको प्रकृति देकर भेजता है, वो है दिमाग। वो अपने दिमाग से खूब सारा कमाता है और अपना जीवन यापन करता है। वही दूसरे अन्य क्षेत्रों के लोगों को देखिएगा, उनके पास ज़मीन होंगे, जायदाद होंगे, किसी किसी के पास तो दिमाग बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये वर्ग बड़ा ही चतुर होता है, जिधर देखता है ताकतवर लोग बैठे हुए उनके साथ मिल जाता है, मज़े से जीवन जीता है। कभी कभी इन पर भारी भी पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड ग्रुप में देखते हैं, इसमें सेकेंड में इसमें कलरगी थे, यानी कि राजा के जितने भी हिसाब किताब करने वाले, चाहे वह प्रशासन व्यवस्था के हो चाहे किसी और व्यवस्था के हो, वो सब लोग थे। और थर्ड ग्रुप सबसे छोटा ग्रुप, जनसंख्या में नहीं बल्कि वैल्यू में सबसे कम, और ये ग्रुप में भरे हुए थे फार्मर्स, वीवर्स समझते हैं आप, बुनकर। ठीक है, पीजेंट मतलब ऐसे किसान जिनके पास अपना ज़मीन ना हो, उसे पीजेंट कहा जाता था। ठीक है, तो ये सब समाज का स्वरूप था, कहाँ का, यूरोप का। और ये किससे पूरा का पूरा इंस्पायर था, ये भारतीय समाज के प्रणाली से इंस्पायर था। भारत का समाज भी कुछ इसी तरह का बटा हुआ था। देखिएगा आप, सबसे ऊपर रखा गया है किसको, भारत में ब्राह्मण को। ऐसा हमारे वर्ण व्यवस्था के अनुसार, इंडियन कास्ट सिस्टम के अनुसार, इंडियन कास्ट सिस्टम में यही व्यवस्था लिखी गई है ऋग्वेदों में। हालांकि हम इस बातों को मानते नहीं, इस बात का खंडन करते हैं। हमारा मानना है कि कर्म के आधार पर किसी को बांटा जाए। अगर कोई कर्म करता है दूध वाला, चाहे वह ब्राह्मण भी हो, वो दुहाब हो। ठीक है, अगर कोई कर्म चर्म का करता है, तो चाहे वो राजपूत भी हो, तो वो चर्मकार कहलाए। ठीक है, इस तरह की व्यवस्थाएं हो तो समाज पूरा का पूरा स्वच्छ रहेगा। तो सबसे पहले वर्ग में ब्राह्मण को रखा गया। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। दूसरे वर्ग में रखा गया है राजपूत सबको, क्षत्रिय। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि भुजाओं से, ब्रह्मा जी के भुजाओं से किसकी उत्पत्ति है, राजपूतों की। ये झुकेगा नहीं वाला है ये। ठीक है, ये अपने प्रतिष्ठा के लिए खून तक कर देंगे, ये मर मिट उठेंगे। देखिएगा इतिहास में से कई राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा आबरू के लिए अपने प्राण के बलिदान दे दिए हैं। जब आप राजस्थान सब का कहानी पढ़िएगा तो कई ऐसी महिलाएं होती थी जो कि एक ही साथ आग में कूद कर जौहर कर लेती थी, सिर्फ एक कारण से, प्रतिष्ठा बचना चाहिए। किसी भी हालत में हम अपनी प्रतिष्ठा को नीचे नहीं होने देंगे। तो ऐसा इनके लिए माना जाता है। तीसरा था वैश्य। ठीक है, वैश्य वर्ग है ये। इस वर्ग के लोग सिर्फ मुनाफा कमाना जानते थे, पैसे कैसे भी आए, इस वर्ग के लोग को सिर्फ पैसों से मतलब था। ठीक है, और सबसे नीचे समाज का सबसे दलित जो था, जिसको हम लोग शूद्र कहते हैं, ये थे। तो हमारे ही तरीके का इसका भी बटा हुआ है। देख लीजिए, थर्ड वाला इसके अनुसार ही है, ये दोनों इसके अनुसार है,
और ये फर्स्ट वाले में तो हैं ही सब लोग। तो कुल मिलाकर हमारे कास्ट सिस्टम से इस फ्रांस के सोसाइटी का पूरा इंस्पायरेशन हुआ था। अच्छा चलिए, ये बात तो अभी हम लोगों ने देख लिया, लेकिन जब राजा का इतना सारा सिस्टम बना हुआ है तो फिर आम लोगों के साथ दिक्कतें क्या आई जो फ्रांस का रिवॉल्यूशन करना पड़ा। तो आने वाले 14 जुलाई को आप पढ़ेंगे अभी कि एक प्रोग्राम होने वाला है, कहाँ, पेरिस में, ठीक है, सॉरी वर्साय में एक जगह है जिसका नाम है बास्टाइल, नाम याद रखिएगा, बास्तिल इसको हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में बास्टाइल कहते हैं। यहाँ पर 14 जुलाई को एक प्रोग्राम होने वाला है। इस 14 जुलाई को इसका प्रोग्राम का नाम है बास्टाइल डे। इतिहास में पहली बार ऐसा कुछ होने वाला है जो कि अद्भुत भी है और अविस्मरणीय भी है। कहने का यह मतलब है कि एक जगह के नाम पर एक दिवस को मनाया जाने लगा है। ये अभी से नहीं, ये तब से शुरू किया गया है। ये 14 जुलाई 1889 से शुरू है ये, ठीक है। और इस साल भी 14 जुलाई को ये होने वाला है बास्टाइल डे। ऐसा क्या हुआ था इतिहास में, हम देखेंगे इतिहास के पन्नों में झांक कर कि ऐसी कोई घटना हुई है क्या जिसके कारण से इस जगह का नाम इतना ज़्यादा अचानक से लाइमलाइट में आ गया है। कुछ ना कुछ तो ऐसी घटनाएं हुई होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 14 जुलाई को फ्रांस के जो प्रेसिडेंट जी हैं, इमैनुअल मैक्रो, ठीक है, उन्होंने इनविटेशन दिया है। किनको? उन्होंने इनवाइट किया है अपने पीएम मोदी जी को, ठीक है। फ्रांस हमारा मित्र देश है, इतिहास से ही फ्रांस हमारा बहुत सारा सपोर्ट करता रहा है। हमें राफेल जैसे घातक विमानास्त्र देने का काम फ्रांस ने किया है और फ्रांस से हमारी हमेशा से मित्रता रही है। हम भी फ्रांस के मदद करते हैं और वह भी हमें मदद करता रहा है, ठीक है। तो कुछ एक ऐसे देश है हमारे समाज में जो कि हमारे मित्र रहे हैं, नहीं तो दुनिया इस पर चल रहा है। अभी पूरे दुनिया में फ्रेंडमीज चल रहे हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है फ्रेंड भी और प्लस इनिमीज भी। मतलब आपके मुंह पर हम आपके दोस्ती वाली बातें करेंगे और जैसे ही आप लग जाएंगे तो फिर आपके लिए दुश्मनी वाली बातें हो जाएगी शुरू। चाइना हो जाए, रसिया हो जाए, अमेरिका हो जाए और कई देश है जो पाकिस्तान हो जाए, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, फ्रेंडमीज वाला बात कर रहे हैं। सभी एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे के डेवलपमेंट से सबको ईर्ष्या हो रही है। ऐसा नहीं कि भारत नहीं करता, भारत भी उसी तरह का व्यवहार रखता है, फ्रेंडमीज वाला ही। चलिए, आप अगर हमसे मित्रता निभाएंगे तो हम आपके मित्र हैं, अगर दुश्मनी निभाएंगे तो हमसे ज़्यादा खतरनाक दुश्मन कोई नहीं है। टैगलाइन हम लोगों का है ये, ठीक है। तो फ्रेंडमीज का दौर चल रहा है, लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश जो सदियों से हमारा साथ देते आया है और हम लोग उनसे इंस्पायर होते आए हैं। हमारा एक तरह से बड़ा भाई की तरह ये है, ठीक है। तो फ्रांस ने हमें क्या किया, निमंत्रण दिया। इमैनुअल मैक्रो एक युवा राष्ट्रपति हैं और महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। उन्होंने क्या किया, मोदी जी को इनविटेशन दिया है कि आइए बास्टाइल डे में आपका स्वागत है। और वहाँ पर स्वागत थोड़ा अद्भुत तरीके से होता है, एयरपोर्ट पे ही नाच गाने सब होने लगते हैं, ठीक है। वहीं पर उनका एक अद्भुत रूप से वहाँ के आदिवासी टाइप से, वहाँ के लोकल तरीके, रिचुअल्स के तरीके से वहाँ पर उनकी स्वागत की जाएगी। तो फिर हुआ क्या आखिर इस घटना में, आखिर इसका क्या छुपा हुआ है बास्टाइल डे का रहस्य, तो देखते हैं इसमें। बास्टाइल डे मनाने के पीछे का कारण है फ्रांस। तो फ्रांस में देखेंगे 14 जुलाई 1789 को एक अद्भुत घटना घटती है। घटना यह घटती है कि वहाँ के एक राजा हैं जो कि बैब्रॉन फैमिली के हैं, थोड़ा स्पेलिंग इसका देख लीजिएगा। तो बैब्रॉन फैमिली के हैं और ये राजा का नाम है लुई 16, ठीक है। तो ये लुईस परिवार का अंतिम राजा है जो कि फ्रांस पर शासन करने वाला है। इससे पहले लुई 14 एक अच्छा राजा, एक गुड किंग, मतलब प्रजा को चाहने वाला, प्रजा जिसको पसंद करे, ऐसे राजाओं के रूप में इनका नाम लिया जाता है। एक से एक नियम बनाए फ्रांस के लोगों के लिए, अपने धर्म के बचाव के लिए बहुत सारे नियम बनाए। लेकिन इनका पोता जो है, ग्रैंड सन लुई 16, वो बड़ा ही विलासी व्यक्ति है। इसका बेटा उतना ज़्यादा दिन तक राज नहीं किया था, मर गया था, ठीक है। तो लुई 16 को जब राजगद्दी मिलता है, अचानक से कम उम्र में राजगद्दी मिलता है, तो वह चकाचौंध देखकर वो
हैरान रह जाता है कि चलो आज से हमको राज संभालना है। अक्सर किसी नवयुवक के हाथों में अगर शासन व्यवस्था दे दी जाए तो दिक्कतें भी आ सकती है या उसका निर्वाह भी किया जा सकता है। इस बात पर आप कंफर्म नहीं कर सकते कोई भी चीज़, इसमें हमें संदेह बना रहेगा क्योंकि युवाओं के पास अनुभव की कमी होती है और यहाँ भी अनुभव का पूरा कमी था। लुई 16 एक अयोग्य शासक बना, ठीक है, अनेबल किंग था वो, अपने राज्य को संभाल नहीं पाया। आगे पढ़ेंगे लुई 16 के इतिहास के बारे में अगले सेशन में भी। बड़ा ही विचित्र टाइप का मानव, जो जिसका अपने पत्नी के साथ भी अच्छे से संबंध नहीं रहा, जिसकी पत्नी खुद ही कई दूसरे लोगों से भी अपना संबंध बनाए रखी, उनके साथ भी रही, ठीक है। इसके अलावा ये राजा भोग विलास में इतना डूब गया कि फ्रांस का ट्रेजरी खाली हो चुका था। फ्रांस का जो खजाना था वो खाली हो चुका था। अब फ्रांस का खजाना भरेगा कैसे? तो फ्रांस का खजाना भरने के लिए क्या चाहिए? वहाँ के खजाना भरने के लिए टैक्स चाहिए। और टैक्स किससे लेंगे? तो टैक्स ना तो पहला स्टेट का लोग देगा, ना ही सेकेंड का देगा। तो टैक्स हमेशा किससे लेना है? थर्ड वाले लोग से लेना है, यानी फार्मर वगैरह से लेना है। तो सब लोग डरे हुए थे। फ्रांस के जितने भी लोग थे वो सब के सब क्या थे? भयभीत थे। भयभीत इसीलिए थे कि अब राजा हम पर करों का बोझ थोप देगा। एक तो ऐसे ही फसल सही से नहीं हो पा रहा है, एक तो ऐसे ही कमाई के साधन नहीं है, ऊपर से राजा टैक्स पे टैक्स लगाते जाएगा, दिक्कतें हो जाएगी। जब राजा को ये बात पता चला कि यहाँ के लोग टैक्स देने को तैयार नहीं हैं, विद्रोह कर देंगे, तब राजा ने क्या किया? तब लुई 16 ने अपने सेना को बुलाया, आर्मी को, और पूरे फ्रांस में फैला दिया। पूरे फ्रांस खास करके पेरिस में फैला दिया ये, ठीक है। पेरिस के सड़कों पर सब जगह घूमने लगे। कौन? जितने भी आर्मी के लोग थे। अचानक से आप सुबह जगते हैं और देखेंगे आपके घर के आसपास में पुलिस आके पहरा दे रहा है। आपको भी अचरज होगा कि भाई ये कैसे हो गया, ऐसी कौन सी घटना हो गई जो अचानक से पुलिस आ गया। फ्रांस के जनता के साथ भी यही कुछ लग रहा था। वो आश्चर्य से एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि राजा ने अचानक से आर्मी को भेज दिया, कहीं कोई प्लानिंग तो नहीं किया राजा। उसी में से कुछ लोगों ने क्या रूमर्स फैला दिया, ठीक है, उन्होंने रूमर्स फैला दिया कि राजा किल करेंगे किसका? सारे जनता का। आर्मी के द्वारा आदेश दे दिया सबको गोली मार दो। बताओ किसी राज्य में ऐसा अगर सूचना फैल जाए, कहीं तुम इस तरह के जगह पे हो, एक बड़े से स्कूल में हो जहाँ पर विद्यार्थी भरे पड़े हैं, और वहाँ पर बोल दिया जाए जो एक बम रखा हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा चीज़ दिखा के लोगों में अफरा तफरी मच जाएगी। लोग जब अपनी जान पर आती है ना, तब उस समय ये नहीं देखते हैं कि सामने में कौन है, मेरा मित्र है या कोई लड़की है या कोई बच्चा, वो भागते हैं अपने जान बचाने के लिए। तो इन चीज़ों के कारण ही क्या हुआ, ये जो रूमर्स फैला, फ्रांस के लोगों में एक तरह से विद्रोह उठ चुकी थी। वहाँ के लोगों ने क्या कर दिया? रिवॉल्ट शुरू कर दिया है, आंदोलन कर दिया। वो लोग रोड पर उतर आए, ठीक है। उन लोगों ने क्या की? एक मास मिलिट्री बना ली। याद रखिएगा ये शब्द, इसको कहते हैं मास मिलिट्रिया या पीपल मिलिट्रिया, मतलब लोगों का एक सेना बना लिया। एक और राजा का सेना और दूसरी और लोगों का सेना, दोनों के बीच अब घमासान होने को था। स्थिति इतनी बदतर होने वाली थी। लोग सिर्फ रोड पर उतर कर नहीं आ गए, बल्कि लोगों ने क्या किया? अब आंदोलन को उग्र रूप देना शुरू कर दिया। देखिए और भी दिखा रहे हैं आपको सामने घटना को स्पष्ट करके। अब लोग क्या किए? लोग रोड पर भी उतर के आए। लोगों ने अब आग लगाना शुरू कर दिया, उन्होंने बर्न करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंटल जितना भी किंग सब का बिल्डिंग था उसको जलाना शुरू कर दिया। राजा से संबंधित जितने भी जगह थे उसको जलाना शुरू कर दिया, तो तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, ब्रेक करना शुरू कर दिया बिल्डिंग को, ठीक है। अफरा तफरी मच गई। यहाँ तक कि कुछ लोग का ग्रुप जो था, पीपल का एक ग्रुप, ये निकल पड़ा किस और? बस्टाइल क्षेत्र की ओर, आ गया अपना काम, ठीक है। देखिए बस्टाइल क्यों फेमस है इसीलिए जान लीजिएगा। पूरे फ्रांस का सबसे बड़ा ये क्या था? एम्यूनल प्लेस था। ये एम्यूनल प्लेस यानी कि शस्त्रागार था ये। साथ ही यहाँ पर प्रिजन भी था, ठीक है, यहाँ पर जेल भी था
और प्रिजनर भी थे। पूरे फ्रांस में इतना भयानक जेल कहीं नहीं था। अगर राजा को किसी व्यक्ति से अगर कोई भी खतरा लगता था तो इस जेल में बंद कर देते थे, बस्टाइल के जेल में, और उसके बाद वो व्यक्ति समझ जाता था कि अब हमारा जीवन तो गया। यहाँ हमें सिर्फ एक टाइम खाने को मिलने वाला है, बस एक टाइम खाना मिलता था। आप एक टाइम खाना खाइए या एक टाइम पानी पीजिए, ये आपकी इच्छा है। अगर खाना खा रहे हो तो पानी नहीं मिलेगा, पानी पी रहे तो खाना नहीं मिलेगा। कई व्यक्ति ऐसे थे, एक दिन खाना खाते थे, एक दिन पानी पीते थे। काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता। तो बस्टाइल इसीलिए ज़्यादा फेमस था पूरे फ्रांस में, ठीक है। तो बस्टाइल का दो चीज़ था, एक जेल भी था और वहाँ पर बड़े बड़े वेपन्स रखे हुए थे। तो आम आदमी ऐसे कैसे लड़ेगा? लाठी से लड़ेगा? आर्मी के हाथों में हथियार होंगे, व्यक्तियों के हाथों में हथियार चाहिए। तो व्यक्ति ने क्या किया? हथियार उठाने का सोचा। क्या हुआ यहाँ से? डस्टर। तो उन्होंने क्या किया? देखिए, लोग लूट लिए किस चीज़ को? बस्टाइल के एम्यूनल प्लेस को, ठीक है। बस्टाइल में जो जेल था, सबसे पहले उन्होंने जेल को भी तोड़ा। उन्होंने जेल को भी तोड़ दिया। उन्होंने बस्टाइल के एम्यूनल प्लेस को भी लूट लिया। वहाँ के कमांडर को भी मारा। ये लोगों के द्वारा किया जाने वाला हिंसा था, ठीक है। और तब जाकर क्या हुआ कि इतना करने के बाद उन्होंने प्रिजनरों को भी छुड़ा दिया। 7 प्रिजनर थे, 7 जेल में व्यक्ति थे, उसको भी उन्होंने क्या कर दिया? रिलीज़ कर दिया। कुल मिलाकर फ्रांस में 14 जुलाई को ये बातें घटी है। लोग सड़क पर उतर के आए, राजा के खिलाफ विद्रोह किया, राजा के संबंधी जितने भी बिल्डिंग थे उसको तोड़ दिया या आग लगा दिया। साथ ही साथ कुछ लोगों का ग्रुप बस्टाइल आया, जो कि उस क्षेत्र का सबसे बड़ा जेल भी था और एम्यूनल प्लेस भी था, जहाँ पर बहुत सारे शस्त्र रखे हुए थे। वहाँ के जेल को वो तोड़ दिया, वहाँ के एम्यूनल प्लेस को लूट लिया। एक टाइम का खाना वहाँ पर दिया जाता था या एक टाइम का पानी मिलता था बस्टाइल के जेल में। ये काफ़ी भयावह जेल था। लोग इसको लूटे भी, जेल को तोड़े भी, यहाँ के कमांडर को मारे भी, जान से मार दिए। और साथ ही साथ 7 मात्र कैदी था उस जेल में, जिसको उन्होंने छुड़ा दिया। इतना पर भी रुक जाते तो भी चलता काम। उन्होंने क्या किया? अब वो लोग चल पड़े, ठीक है। वो कहाँ पहुँचते हैं? दे रीच्ड लुई 16 हाउस, ठीक है, या प्लेस, ठीक है। तो ये लोग कहाँ पहुँच गए हैं? लुई 16 के घर के पास पहुँच गए हैं। इस प्रकार से आंदोलन अब तेज हो गया। तो इतिहास में एकमात्र ऐसी घटना जिसका कोई मुख्य लीडर नहीं, किसी लीडर का नाम हमने लिखाया है। भारत में जब भी आंदोलन की बात होगी तो महात्मा गांधी का नाम आएगा, भगत सिंह का नाम आएगा, सुभाष चंद्र बोस का नाम आएगा, जवाहरलाल नेहरू का नाम आएगा, लक्ष्मीबाई का नाम आएगा। अगर चाइना की बात होगी डॉक्टर सन्यास सेन का नाम आएगा। पाकिस्तान की बात होगी मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आएगा। ईरान का नाम होगा तो वहाँ के शासकों का, म्यांमार का अगर नाम होगा तो वहाँ की आंग सिंह, ऐसे कुछ नाम है, उनका नाम आएगा, ठीक है। तो सभी जगहों पर हम नाम बोल रहे हैं। एकमात्र फ्रांस के बारे में बता रहे हैं जिसमें कोई नाम नहीं आ रहा है। ना तो अफ्रीका की तरह यहाँ नेल्सन मंडेला है, ना भारत की तरह महात्मा गांधी आए। यहाँ पर सभी लोगों ने मिलकर आंदोलन किया, इसीलिए सबसे अलग क्रांति थी। इतिहास का एकमात्र लोगों के द्वारा किया जाने वाला क्रांति था। मतलब इस क्रांति में लोग खुद जागृत हो गए थे कि नहीं, हम किसी भी हालत में अब रहना नहीं चाहते हैं राजा के शासन में। एक व्यक्ति परेशान नहीं है यहाँ पर पूरा का पूरा ग्रुप ही परेशान है, पूरा का पूरा सोसाइटी परेशान है। तो जब सोसाइटी चेंज चाह रहा है, सोसाइटी वांटेड चेंज, ठीक है, तब इसे कहते हैं हम लोग पुनर्जागरण, ठीक है। ये कहलाता है पुनर्जागरण। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं पुनर्जागरण के बारे में कि फ्रांस के इस घटना का असर क्या हुआ। आखिर ये फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट क्या थे? लुई 16 के साथ क्या हुआ? लुई 16 इतना अयोग्य कैसे था? लुई 16 की पत्नी के बारे में क्या ख्यालात हैं हम लोगों के, ठीक है। साथ ही साथ
तीनों स्टेट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रांस की क्रांति, उम्मीद करते हैं आप लोग अब धीरे धीरे कनेक्ट कर पा रहे हैं। आगे की क्लास में हम लोग फिर से इस पर जुड़ेंगे, तब तक इसको आप पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत लगेगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।